Welcome in NPTEL classes for your NEET and JEE chemistry preparation। आज NPTEL क्लास में जिस प्रॉब्लम की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ये मैंने सिलेक्ट की इक्विलिब्रियम से और ये आपकी क्लास 11th की टेक्स्ट एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है। वहां इसका नंबर है 7.24। 7.17 तक मैंने आपको कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम्स दिखाई। आई मीन फ्रॉम 7.1 टू 7.14 मैंने सारी दिखाई, मगर 7.14 से लेकर 7.23 तक जो प्रॉब्लम्स है उनका पैटर्न एक ही है। वो बेस्ड है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पे। उनमें या तो पहले आपको इनिशियल कंसंट्रेशंस दी होंगी, फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आपको निकालनी होंगी यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या आपको इनिशियल कंसंट्रेशंस दी होंगी, कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम दी होंगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा, चाहे इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी या इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। लास्ट पे जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे फॉर अननोन पैरामीटर, लास्ट पे आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, या वो सिंपल इक्वेशन होगी या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उसको सॉल्व करना है फॉर दैट अननोन पैरामीटर। उस बेसिस पे फिर आप निकाल सकते हो अवेलेबल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 7.14 7.13 प्रॉब्लम्स उस टाइप के पैटर्न पे आपको दिखाई है, यू कैन ट्राई इट अप टू 7.23। मगर 7.24 प्रॉब्लम जो है ये स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम में इस रिएक्शन के लिए जिसमें गैसियस नाइट्रिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन चेंज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, इस रिएक्शन के लिए आपको थर्मोडायनेमिक डाटा कुछ दिया गया है। आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो दिया गया है। इसी तरह आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड दिया है 87 किलो जूल पर मोल। इसी तरह आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस दिया है 0 किलो जूल पर मोल। थर्मोडायनेमिक डाटा इस होमोजेनस गैस फेज रिएक्शन के लिए आपको ये थर्मोडायनेमिक डाटा दिया है, और ये थर्मोडायनेमिक डाटा में कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दी गई है या कौन सा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर दिया गया है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और रिएक्टेंट्स नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब आपको निकालना है टेम्परेचर 200। इसी रिएक्शन के लिए आपको टेम्परेचर 298 केल्विन पे निकालनी है इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू, और आपको इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। रिएक्शन में रिएक्टेंट है गैसियस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, प्रोडक्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन के वैल्यूज दिए गए हैं। अब आपको इस थर्मोडायनेमिक डाटा से पहले स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। पहली बात आपको पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन मीन्स कितनी फ्री एनर्जी चेंज हो जाती है during formation of 1 mole of compound from its elements
in their standard states. कंपाउंड के एक मोल को अगर आप बनाओगे फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, इस दौरान कितनी फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। और प्योर डाटा से भी पता चलता है कि प्योर या एलिमेंट्री स्टेट में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, क्योंकि यहां गिवन डाटा से भी ये प्रूव होता है। ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में है, ये इसकी नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट में इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। अब दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन है चेंज इन फ्री एनर्जी विच ऑकर्स ड्यूरिंग ए रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान कितनी फ्री एनर्जी में चेंज हो जाती है व्हेन reaction moves from reactants to products, when system moves from initial state that is reactants to final state products। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपको ऑलरेडी आइडिया अब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो है कंसंट्रेशन, फिक्स्ड कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स का अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम। चलिए इसकी सॉल्यूशन की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग सॉल्यूशन प्रैक्टिस ऑफ इट सॉल्यूशन, मेरा अप्रोच रहेगा कि मुझे पहले मेरे माइंड में ये आइडिया होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन की क्या रिलेशन है विद स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन। इसके लिए आप याद रखो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन की प्रैक्टिस में आप याद रखो पहली बात, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन is equal to difference between sum of standard free energy of formation of products minus sum of standard free energy of formation of reactants। ये इक्वेशन है। अब यहां P जो है ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है प्रोडक्ट का इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और R जो है ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट का इन बैलेंस्ड इक्वेशन। और अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा और G0 किसके बराबर होगा। प्रोडक्ट एक ही है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय इस प्रोडक्ट का की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है 52 किलो जूल पर मोल, माइनस अब रिएक्टेंट 2 है, नाइट्रिक ऑक्साइड का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, वो दिया गया है 87 प्लस ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हाफ 1/2, इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है 0, इसलिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 52 माइनस 87 किलो जूल पर मोल, और यह आएगा डेल्टा
स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल माइनस 87 माइनस 52 हुआ 35 किलो जूल पर मोल, और ये आएगा इक्वल टू -35 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। ये मिला हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। ये पहले पार्ट का आंसर है। पहले पार्ट में हमें निकालना था स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। अब दूसरा पार्ट, है हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके लिए मेरे माइंड में ये आइडिया होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। रिलेशन है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल -2.303 RT log of K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने पढ़ी होगी। दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर और इक्विलिब्रियम पैरामीटर को रिलेट करती है। इस रिलेशन से आप बता पाते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, फिजिबल होगी या नॉट फिजिबल होगी, और प्रोडक्ट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कितनी होगी, और प्रोडक्ट कितना बना होगा रिएक्शन में। मुझे लॉग ऑफ के, मुझे के निकालना है, इसलिए पहले मैं लॉग ऑफ के निकालूंगा। लॉग ऑफ के बराबर होगा डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय -2.303 RT। डेल्टा जी नॉट वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाला है, वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे। लॉग ऑफ के इज इक्वल माइनस नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट का नेगेटिव वैल्यू मिला, इट मींस रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस, या रिएक्शन इज thermodynamically spontaneous। और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो भी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू, ये दो इंफॉर्मेशन आपको इस रिएक्शन के बारे में देता है, थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस या फेवरेबल, एंड प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए सबस्टिट्यूट आपको करना है डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, वो है -35 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है -2.303, आर का वैल्यू है 8.314, और टेम्परेचर इन केल्विन दिया है 298 केल्विन। अब आरएचएस साइड में आपको पहले डिनोमिनेटर इवेलुएट करना है। पहली बात तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको आरएचएस साइड के डिनोमिनेटर को इवेलुएट करना है, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके आपको लॉग ऑफ के का वैल्यू मिलेगा। और इसको मैंने ऑलरेडी इवेलुएट कर रखा है ताकि आपका ये टाइम सेव हो जाए। इसका वैल्यू है 6. लॉग ऑफ के का वैल्यू है 6.314। ये लॉग ऑफ के का वैल्यू निकलता है, लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होगा 10⁻⁶.314। ये है इसका आंसर। और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, k इज इक्वल 10⁻⁶ इंटू
10 raised power 0.314। ये बराबर आता है K इज इक्वल, इसको भी मैंने इवेलुएट करके रखा है 0.314 6 पॉइंट। यहां वैल्यू लॉग ऑफ K का वैल्यू डिफरेंट है, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गलत। यहां लॉग K आता है 6.134, इसलिए K बराबर होगा 10 raised power 6.134। और आप इस तरह भी लिख सकते हो K इज इक्वल 10 raised power 6 मल्टीप्लाई बाई 10 raised power 0.134। K जब आप इसको सॉल्व करोगे K इज इक्वल 0.1 लॉग ऑफ 1.35 आता है, लॉग ऑफ 1.3 आता है 0.134, इसलिए आपको आंसर मिलेगा 1.36 इंटू 10 raised power 6। ये इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आपको आएगा। लॉग 1.36 का वैल्यू आता है 0.134, इसलिए 136 बराबर होगा 10 raised power 0.134, इसलिए मैंने 10 raised power 0.134 के बदले सब्स्टिट्यूट किया 1.36। ये इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है। अब देखो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू का ऑर्डर क्या है, 10 raised power 6, अच्छा खासा मैग्नीट्यूड है इसका मतलब इससे पता चलता है कि इक्विलिब्रियम पे जब इस रिएक्शन ने अटेन किया होगा इक्विलिब्रियम, उस वक्त मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स हुआ होगा इनटू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बहुत कम होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ज्यादा होना मतलब प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल था, इसीलिए ज्यादा बना है। फिर मगर कितनी जल्दी बना, इसको कितना टाइम लगा बनने में, उसके बारे में ना डेल्टा जी नॉट आपको कोई आइडिया देगा, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आपको आइडिया देगा। दोनों के वैल्यूज और साइन आपको यही इंफॉर्मेशन देते हैं कि प्रोडक्ट कितना थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है और जिस रिएक्शन में ये बना क्या वो थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, और कितना ये बना, कम बना इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले ये कम बना या ज्यादा बना, कितना कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स हुआ है इस रिएक्शन में। ये सारी इंफॉर्मेशन डेल्टा जी नॉट या के हमें देती है। सिर्फ इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल नहीं है फ्रॉम, आप इस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल नहीं कर पाओगे फ्रॉम वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड के की कितनी जल्दी ये बना, कितना टाइम लगा बनने में। सो एक बार मैं इसको समराइज करता हूं आपके लिए। होमोजेनियस गैस फेज रिएक्शन, अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड थी इस होमोजेनियस गैस फेज रिएक्शन पे, जिसमें रिएक्टेंट है गैसियस नाइट्रिक ऑक्साइड, गैसियस ऑक्सीजन एंड गैसियस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम। अब आपको इस रिएक्शन के बारे में थर्मोडायनेमिक डाटा दिया गया है, और ये थर्मोडायनेमिक डाटा में थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जो दिया है दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, और वैल्यूज ये है। इस थर्मोडायनेमिक डाटा से, इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स से पहले आपको स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन निकालनी थी, और उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन निकालने के लिए मेरे माइंड में ये आइडिया था कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड
free energy of formation of products, difference between standard free energy of formation of products and standard free energy of formation of reactants. मगर यहाँ याद रखना है standard free energy of formation of product या reactant होता है per mole of the reactant, इसलिए you need to multiply standard free energy of product and reactant by its stoichiometric coefficient in balanced chemical equation. यहाँ प्रोडक्ट के लिए मैंने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रखा P, यहाँ रिएक्टेंट के लिए R. अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट था 1, इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दी है 52 किलो जूल पर मोल. रिएक्टेंट्स में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन पर मोल है 87 किलो जूल पर मोल, और ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था 1/2, इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 है. यहां से ये भी प्रूव हुआ आपको कि एलिमेंट अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है, इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेनी होती है. स्टैंडर्ड स्टेट में हमेशा फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, ऑक्सीजन हो, N2 हो, Cl2 हो. एज ए रिजल्ट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन वी कैलकुलेटेड एंड हमें वैल्यू पहले इन किलो जूल पर मोल मिला -35 और जूल्स में मिला -35 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल. और नेगेटिव साइन ने बताया कि ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस है. नेचुरल टेंडेंसी है रिएक्टेंट्स नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन की टू गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है. इसके बाद मैंने निकालना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसके लिए भी मुझे एक और आइडिया की जरूरत है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या रिलेशन है विद स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. वो रिलेशन ये है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ K. मुझे इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बताई कि ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, ये आपको स्पॉन्टेनिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा, और ये इक्विलिब्रियम का पैरामीटर है, आपको बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बना, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट कितना बना है. और मुझे K निकालना है, इसलिए पहले मैं log ऑफ K निकालूंगा. वो होगा बराबर रेशियो ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड -2.303 RT. फिर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, पहले माइनस माइनस कैंसिल हुआ, RHS साइड मैंने इवेल्युएट किया 6.134. उसके बाद मैंने K निकाला, K बराबर होगा 10⁻⁶.134. इसको इवेल्युएट करके मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू मिला 1.36 इंटू 10⁻⁶. क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अच्छा खासा है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶. इट मीन मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स हुआ है बिफोर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स से रिलेटिवली बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए K का वैल्यू भी अच्छा खासा